हेलो एवरीवन। आज फिजिक्स में 11th की फिजिक्स में आगे हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी नेक्स्ट हमारा है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट, तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। देखो भाई, मान लो अपने पास में वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज अनदर वेक्टर बी, ये कोई दूसरा वेक्टर बी है। अब दोनों के बीच में मान लो कोई भी एंगल थीटा गिवन है आपको। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो वेक्टर ए, तो यहाँ पे जो साइन होगा, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन हम यूज करेंगे, वो साइन कौन सा होगा? क्रॉस का साइन होगा। लास्ट टाइम जो हमने डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया था वहाँ पे साइन क्या था? डॉट का था। तो इसमें हम क्रॉस का साइन लगाते हैं, इसीलिए इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का, अब जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसी भी दो वेक्टर का, उससे हमें जो मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर प्रोडक्ट का, मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर होगा? उसको कैसे डिफाइन किया गया है? देखो, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और इसकी जो डायरेक्शन होगी उसको हम एक यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, एन कैप। व्हाट इज एन कैप? दिस इज ए यूनिट वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर which represent direction of ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी से जो वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैग्नीट्यूड हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपको ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है और दोनों के बीच में एंगल अगर आपको पता है तो उनका जो मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा वो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। अब एन कैप जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? तो इसको प्रेडिक्ट करने के लिए, डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड, इसको राइट हैंड रूल भी कहते हैं और राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं। राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू predict the direction of A cross B, direction of vector A cross B। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, क्या इसकी स्टेटमेंट है, कैसे इसको अप्लाई करना है, अब हम सबसे पहले वो समझ लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल बहुत ही सिंपल है, इजी है, उसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है और इसका बहुत ज़्यादा यूज है। आप फिजिक्स जब तक पढ़ोगे आपको हर जगह इसमें इसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप देखते हैं कैसे इसको क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल। जो हमारा राइट हैंड है, दिस इज आवर राइट हैंड। इस राइट हैंड में आपको क्या करना है? जो आपकी पाम है, हथेली जो है, योर पाम, स्ट्रेच योर पाम अलोंग द वेक्टर ए। दिस इज वेक्टर ए। इस वेक्टर ए को मैं फर्स्ट वेक्टर भी कह सकता हूँ और ये वेक्टर बी, इसको मैं सेकंड वेक्टर भी बोल सकता हूँ। तो दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज वेक्टर बी, दैट इज सेकंड वेक्टर। तो आपका जो हाथ है, जो राइट हैंड है, इसकी जो हथेली है, ठीक है, जो पाम है, उसको स्ट्रेच करना है, सीधा करना है। ऐसे किसके अलोंग सीधा करना है? पहले वेक्टर के अलोंग, वेक्टर ए के अलोंग।
अब आप इस हाथ को इस तरह से सीधा करोगे, ऐसे सीधा करना है, ताकि अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करता हूँ, अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करता हूँ, या मैं ये कहूँ कि फिंगर्स को फोल्ड करता हूँ, अगर मैं फिंगर्स को फोल्ड करता हूँ, कर्ल करता हूँ, फिंगर्स को बेंड करता हूँ, तो वो फिंगर्स किसकी तरफ जानी चाहिए? वो फिंगर्स वेक्टर बी यानी सेकंड वेक्टर की तरफ जानी चाहिए। तो अगर आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे यहाँ पे ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर बी, तो अपना हाथ हमें ऐसे करना है, इस तरीके से करना है कि अगर मैं फिंगर्स को बेंड करता हूँ, दिस फिंगर शुड बी पॉइंटेड टुवर्ड्स द वेक्टर बी। ये किस तरफ जानी चाहिए? ये बी की तरफ जानी चाहिए। आप इसको ऐसे स्ट्रेच नहीं कर सकते, ऐसे स्ट्रेच कर लोगे तो अगर फिंगर्स को बेंड करोगे तो फिंगर्स कहाँ जा रही हैं? ये बी की तरफ नहीं जा रही, दीज आर मूविंग अवे फ्रॉम बी, तो बी से अवे जा रही हैं। आपकी जो फिंगर्स है वो बी की तरफ जानी चाहिए। ओके, तो आपको अपना राइट हैंड इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि अगर मैं फिंगर्स को बेंड करूं तो वो वेक्टर बी की तरफ पॉइंटेड होनी चाहिए। तो आपका जो अंगूठा है, अगर आप अपने हाथ को, राइट हैंड को ऐसे करते हो, तो आपका जो अंगूठा है, दिस स्ट्रेच थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो यही इसकी स्टेटमेंट है। अब इसको जैसे इस वाले केस में देख लेते हैं। यहाँ पे ये आपका वेक्टर है ए, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ, दोबारा से डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। भाई मान लो आपका ये है आपकी वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये जो बोर्ड की जो प्लेन है, ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड की प्लेन है, ये मेरी एक्स वाई प्लेन है। तो बोर्ड किस में है? एक्स वाई प्लेन में है। ये जो डायरेक्शन होगी आउटसाइड द बोर्ड, आउटसाइड द बोर्ड, दिस विल बी जेड एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस होगी। तो ये मेरी जेड एक्सिस है, दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, दिस इज जेड एक्सिस, बाहर की तरफ, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब यहाँ पे मैं, जैसे मेरा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, और ये मेरा वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर बी। तो यहाँ पे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर इन सेम प्लेन, बोथ लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। दोनों किस प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में है। तो अब मैं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड आउट करूंगा। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो होगी उसको मैं किस से लिखूंगा? एन कैप से लिखूंगा। तो जो यहाँ पे जो एन कैप होगा, जो एन कैप होगा वो किसके बराबर होगा? देखो क्या होगा एन कैप यहाँ पे, वो मेरे को निकालना है। तो भाई राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। अपना हाथ ऐसे स्ट्रेच कर लेता हूँ मैं, ऐसे स्ट्रेच कर लिया मैंने। अब मैं फिंगर्स को अगर फोल्ड करता हूँ तो वो बी की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो मैंने अपने हाथ को सही तरीके से स्ट्रेच किया है। अब क्या करना है आपको? अब आपको अपना जो अंगूठा है वो इसको आपको स्ट्रेच करना है। जो थंब है, जो स्ट्रेच थंब है, इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये किसकी तरफ है? ये जो अंगूठा है ये मेरा बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड या आउटसाइड द एक्स वाई प्लेन। तो ये जो अंगूठा है ये किसके अलोंग है? ये जेड एक्सिस के अलोंग है। ये बेटा किसके अलोंग है? जेड एक्सिस के अलोंग है। और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, वो यूनिट वेक्टर जो जेड एक्सिस के अलोंग होता है, उस यूनिट वेक्टर को हम क्या कहते हैं? दिस इज के कैप, दिस इज के कैप। तो इस तरीके से मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगा? डायरेक्शन फाइंड आउट कर लूंगा यूनिट वेक्टर की या ए क्रॉस बी की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है, इट डज नॉट फॉलो कोमूटेटिव प्रॉपर्टी। जो कोमूटेटिव प्रॉपर्टी है ये उसको फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन की वजह से ये उसको फॉलो नहीं करता, कोमूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। कोमूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखो भाई, आपने इसको छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, कोमूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो कोमूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है?
भाई अगर मैं दो वेक्टर का प्रोडक्ट करता हूँ, जैसे वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर बी, ठीक है, अगर ये इक्वल है किसके, बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ, इसके अगर बराबर है तो मैं ये बोलूँगा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लेकिन ये बराबर नहीं होता, इसीलिए ये बराबर नहीं होता, इसीलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता। जो मेरा डॉट प्रोडक्ट था, इससे पहले जो हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट क्या था, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी, तो डॉट प्रोडक्ट में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो इसमें क्या होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होते हैं। तो ये बोलूँगा मैं कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, बट इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो, डज नॉट ओबे। तो ये इसको ओबे नहीं करता, फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें देखो क्या होगा, एक्चुअल में यहाँ क्या होता है, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात, क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो जो वेक्टर ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी ना, वो अपोजिट होगी किसकी डायरेक्शन के, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी दोनों की वो अपोजिट होगी। लेकिन जो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है बी क्रॉस ए की डायरेक्शन के, ठीक है। इसीलिए दोनों बराबर नहीं होते, दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ पहले, न्यूमेरिकल करने से पहले। अगर आपको वेक्टर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है, अगर वेक्टर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है, जैसे वेक्टर ए आपको दे रखा है, मान लो वेक्टर ए दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, एंड सिमिलरली वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो दोनों वेक्टर आपको कंपोनेंट्स की फॉर्म में दे रखे हैं। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम डिटर्मिनेट मेथड से निकालेंगे। जो डिटर्मिनेट मेथड है वो डिटर्मिनेट मेथड क्या है, कैसे उसको अप्लाई करना है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। डिटर्मिनेट मेथड में वैसे आप मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट, ये आप चैप्टर पढ़ने वाले हो 12th में पढ़ोगे आप मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट। तो वहाँ पे ये डिटर्मिनेट क्या होता है वहाँ आप अच्छा डिटेल में इसको पढ़ोगे। तो यहाँ पे देखो कैसे इसका डिटर्मिनेट कैसे सोल्व करेंगे। क्या करना है आपको, सबसे पहले ये जो रो है यहाँ पे आपको लिखना है आई कैप, यहाँ पे आपको लिखना है जे कैप, यहाँ पे आपको लिखना है के कैप। दिस इज माई फर्स्ट रो, ये मेरा फर्स्ट रो है इस डिटर्मिनेट का, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, आई के नीचे पहले ये जो वेक्टर है ना, ये पहले है ये बाद में है, तो यहाँ पे जो सेकंड रो होगा वो इसके पहले वेक्टर के कोफिशिएंट ले लो। आई का कोफिशिएंट जैसे ए एक्स है वो आई के नीचे आ गया, जे का कोफिशिएंट ए वाई है तो वो जे के नीचे आ गया, के का कोफिशिएंट ए जेड है तो वो के नीचे आ गया, ठीक है। तो सेकंड रो में किसके कंपोनेंट, फर्स्ट वेक्टर के, और फिर थर्ड रो में सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स ले लो। तो सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, दिस इज बी एक्स, दिस इज बी वाई एंड दिस इज बी जेड। तो ये मेरा डिटर्मिनेट है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेट निकालना है। इसमें अब देखो कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखो भाई क्या करना है आपको एक मेथड फॉलो करना है, प्रोसेस फॉलो करना है। इससे मुझे जो मिलेगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी के बराबर होगा। ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो भी आई कैप और जे कैप और के कैप कंपोनेंट्स की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आई कैप ऐसे लिख लेता हूँ। अब आई कैप लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है।
और आगे मैंने साइन कैसा लिया है, आगे मैंने साइन लिया है प्लस का। तो जब भी मैं आई कैप लिखूंगा तो यहाँ पे साइन कैसा लूँगा, प्लस का लूँगा। ठीक है, तो मैंने किसको लिखा है, मैंने इसको लिखा है, इसको। ठीक है, अगर आपने इस आई कैप को लिया है तो आप इस पूरे रो को भूल जाओ, स्टक आउट कर दो, इसको भूल जाओ और इस कॉलम को भूल जाओ। ये कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं, ये रो हैं आपके। ठीक है, तो इस रो को भूल जाओ, इस कॉलम को भूल जाओ। अब मेरे पास क्या बचेगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेंगे इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, अब हमें इन एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई कर दो, इनकी मल्टीप्लाई इस डायगोनल के अलोंग जो है ना, इस डायगोनल के अलोंग, मतलब इनकी क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया ए वाई इंटू बी जेड। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको माइनस का साइन लगाना है, हमेशा कैसा साइन लगाएंगे, माइनस का। और फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, बी वाई ए जेड, ये आ गया। ठीक है, फिर आपको देखो ये हमारा आई कैप का खेल खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या लेंगे, अब हम नेक्स्ट लेंगे जे कैप को। अब हम जे कैप को लेंगे, तो जे कैप को लिखेंगे कैसे, देखो भाई इसको हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज जे कैप। ध्यान रखना जब आप जे कैप को लिख रहे हो तो यहाँ पे साइन किसका लगाओगे, माइनस का लगाओगे। ठीक है, अब जे कैप की बारी है, तो ये रो इसको भूल जाओ और इस कॉलम को भूल जाओ। ठीक है, इनको दोनों को भूल जाओ। तो अब अगर मैं इसको छोड़ दूँ और इसको छोड़ दूँ तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट बच गए, मेरे पास एलिमेंट कौन से बच गए, ए एक्स, बी एक्स, ए जेड एंड टी जेड, ये 4 एलिमेंट मेरे पास अब बचेंगे। अब वही काम करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स बी जेड, फिर माइनस का साइन लगाओ और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज बी एक्स ए जेड। ठीक है, तो इस तरीके से यही तरीका फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट टाइम हम किसको लेंगे, के कैप को लेंगे। तो आप के कैप को जब भी लिखोगे, के कैप को जब भी आप लिखोगे तो आप साइन यहाँ पे प्लस का लगाओगे। जे के टाइम में माइनस, आई और के टाइम में प्लस का साइन हमें यूज करना है। अब वही सेम प्रोसीजर है, इस कॉलम को भूल जाओ, इसको भूल जाएंगे और इस रो को भूल जाएंगे, तो क्या बचेगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेंगे आपके। अब इनमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ए एक्स बी वाई, दिस इज ए एक्स बी वाई, माइनस का साइन लगाओ और अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई। तो ये जो वेक्टर मिलेगा ना आपको, ये वेक्टर किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो ये मेरा ए क्रॉस बी के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर वेक्टर्स आपको कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन है तो ए क्रॉस बी इस मेथड से निकालेंगे। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, एक बार खुद से क्वेश्चन पे अप्लाई कर लोगे ना तो इसको कभी नहीं भूलोगे, बहुत ही सिंपल है ये। अब देखो इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ भाई देखो न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करने हैं हमें। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ले लेता हूँ मैं बुक से और उनको 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। हाँ, जैसे इसमें है डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर, इससे पहले वाला ले लेते हैं एक बार। हाँ, शो दैट आपको ना 2 वेक्टर दे रखे हैं और आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर ना एक दूसरे के पैरेलल हैं। 2 वेक्टर आपको दे रखे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और आपको प्रूव करना है कि दोनों वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप एंड माइनस k कैप, दिस इज वेक्टर ए। एंड अनदर वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप एंड प्लस 3k कैप। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, कहता है कि बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। ये आपको प्रूव करना है
ये आपको शो करना है, शो दैट बोथ आर पैरेलल। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? देखो भाई, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर बी, ये क्या होता है? ए बी साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब जो थीटा है यहाँ पे, ये किसके किसके बीच का एंगल है? ये इन दोनों के बीच का एंगल है। इफ ए एंड बी आर पैरेलल, अगर ये पैरेलल हैं तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? इफ बोथ आर पैरेलल देन थीटा विल बी इक्वल टू 0। अगर दोनों पैरेलल हैं तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर एंटी पैरेलल हैं तो थीटा 180 हो जाएगा। अगर थीटा आपका 0 है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई? साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जो ए क्रॉस बी है और इसका जो मैग्नीट्यूड है ये है ना ए बी साइन थीटा, ये ए बी साइन थीटा है। तो अगर दोनों पैरेलल हैं, अगर ए और बी पैरेलल हैं तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी? 0। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन टू बी पैरेलल। दो वेक्टर पैरेलल कब होंगे? तो ये कंडीशन यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। अब मेरे को क्या करना है? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर प्रूव करना है। अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है, इट मीन्स दोनों क्या पैरेलल है। तो अब इन दोनों वेक्टर का क्या निकाल लो? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो और क्रॉस प्रोडक्ट का फिर मैग्नीट्यूड निकाल लो, और मैग्नीट्यूड को 0 के बराबर, अगर वो 0 आता है तो वो क्या है? पैरेलल है। अब कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी? अगर वेक्टर्स आपको कंपोनेंट्स की फॉर्म में दे रखे हैं, किस फॉर्म में है? कंपोनेंट्स की फॉर्म में है, तो कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट्स की हेल्प से निकालेंगे ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे जो ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी ये किसके बराबर होगा? देखो डिटरमिनेंट निकाल लो, आई कैप ए कैप एंड के कैप। अब पहला वेक्टर ए के कंपोनेंट लिख लो 2 -3 -1, बी में -6 + 9 + 3। अब इन दोनों का मेरे को डिटरमिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट? पहले मैं किसको लेता हूँ? आई कैप को लेता हूँ। दिस इज आई कैप, इसकी बारी है ना? तो इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इन चारों में पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? -9, दोनों की मल्टीप्लाई -9, फिर माइनस का साइन लगाओ और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? -9। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा? -9 आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, +9 आएगा। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर जे की बारी, जे के टाइम में साइन लगाएंगे माइनस का। अब जे में इस जे की बारी है ना, तो इस कॉलम को भूल जाओ, इस रो को भूल जाओ। अब ये 4 एलिमेंट बचेंगे, ये 4 एलिमेंट बचेंगे आपके पास। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो पहले, 2 × 3 6, फिर माइनस का साइन लगाओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, -6 × -1 +6 आ जाएगा, दिस इज +6। ठीक है, सिमिलरली अब प्लस का साइन लगाओ और अब किसकी बारी है? के कैप की बारी है, के कैप की। तो के कैप के टाइम में क्या करेंगे? इस कॉलम को स्टक आउट कर दो, इस रो को स्टक आउट कर दो, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे। इन 4 एलिमेंट्स में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 2 = 18 -6 × -3, दिस इज +18, दिस इज +18। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई ये कैंसिल हो गया आपस में, ये कैंसिल हो गया आपस में, ये कैंसिल हो गया आपस में, तो क्या आ गया? 0। क्या बचा? 0। तो जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है वो किसके बराबर है? वो 0 के बराबर है। इट मीन्स ए एंड बी बोथ आर पैरेलल। तो ये प्रूव हो गया कि ए और बी क्या है? पैरेलल है। इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे, एक वैरायटी का क्वेश्चंस 2 बार नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो,
द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय D1 एंड D2। कोई भी पैरेललोग्राम है और दिस इज ए पैरेललोग्राम, दिस इज ए पैरेललोग्राम। अब एक पैरेललोग्राम का ये जो डायगोनल है ना, ये जो डायगोनल है, दिस डायगोनल, ये जो डायगोनल है, सपोज दिस इज D1, दिस इज वेक्टर D1 एंड दिस डायगोनल सपोज दिस इज वेक्टर D2, दिस इज वेक्टर D2। आपको D1 और D2 दोनों दे रखे हैं और आपसे पूछा क्या है, आपसे इस पैरेललोग्राम का एरिया पूछा है, एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ना, वो किसके बराबर होता है, वो आपका होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर D1 एंड D2। जो डायगोनल वेक्टर है, डायगोनल, जो डायगोनल वेक्टर हैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, एरिया स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट से तो क्या मिलेगा, D1 D2 के क्रॉस प्रोडक्ट से तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, लेकिन एरिया तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना D1 क्रॉस D2 का, वो आपका पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है बस, और आपको वेक्टर D1 और D2 दोनों गिवन हैं। तो D1 कितना दे रखा है भाई, देखो D1 वेक्टर दे रखा है आपको, वेक्टर D1 इज इक्वल टू दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप एंड माइनस 5k कैप, दिस इज वेक्टर D1 एंड वेक्टर D2 दिस इज 6i कैप, 6i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, माइनस 3k कैप, ये आपको गिवन है और आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, वही मेथड अपने पास। तो अगर दो वेक्टर आपको कंपोनेंट्स की फॉर्म में दे रखे हैं तो कैसे निकालेंगे दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यूजिंग मेथड ऑफ डिटरमिनेट। मेथड ऑफ डिटरमिनेट में सबसे पहले यहाँ पे आई कैप जे कैप, जब आप 2-3 क्वेश्चन खुद से सोल्व कर लोगे ना इस टाइप से, तो आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी बढ़ जाएगी। यहाँ पे किसके कोफिशिएंट लिखने, पहले वेक्टर के, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -5, फिर लिखने सेकंड वेक्टर के 6, 5, -3। डिटरमिनेट निकालना है, देखिए डिटरमिनेट बहुत सिंपली आप निकाल सकते हो। पहले हम आई कैप से लेंगे, आई कैप, ठीक है, इस कॉलम को छोड़ दो, इस रो को छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -9, फिर माइनस का साइन लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका +25। ठीक है, इसके साथ क्या लगाना है, आई कैप लगाना, ठीक है। अब फिर किसकी बारी, जे की बारी, तो जे इसकी बारी है ना, तो ये कॉलम छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, ये रो छोड़ दो, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा, 2 -3 भी -6 आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आएगा, लेकिन एक माइनस आगे लगानी है ना, तो +30 हो गया, ये आपका कितना आ गया, जे कैप आ गया, तो यहाँ पे साइन माइनस का यूज करना। ठीक है, ऐसे ही अगर के की बारी आ गई, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 10 कितना आ गया, 10, तो 10 -18, ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या आ गया, 25 - 9, 16 आई कैप एंड हियर 30 - 6, 24, माइनस का साइन आगे है, तो -24 जे कैप, यहाँ पे कितना बचेगा, 10 - 18, -8, दिस इज -8 के कैप, ये आपका आ गया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। अब मेरे को एरिया चाहिए ना, तो इसका क्या निकालूंगा मैं, मैग्नीट्यूड निकाल लूँगा। किसी भी दो वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ पे 16 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर कर लो या 24 का कर लो, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन लेते या नहीं लेते, इसके बाद तो प्लस की क्वान्टिटी आएगी, फिर आपका आ गया प्लस -8 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे इसमें अलग थर्ड वैरायटी का किस्म क्या कहते हैं। देखो भाई,
लास्ट और थर्ड वन क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कहता है एक यूनिट वेक्टर बताओ जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। कैसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको गिवन है। क्या दे रखा है भाई, आपको वेक्टर ए दे रखा है। क्या है वेक्टर ए, 2i कैप j कैप प्लस k कैप, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। एंड वेक्टर बी क्या दे रखा है आपको, वेक्टर बी दे रखा है आपको i कैप माइनस j कैप, i कैप माइनस j कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप। ये आपको दोनों वेक्टर गिवन है। क्या पूछा इसने, यूनिट वेक्टर बताओ जो दोनों के क्या है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई कैसे फाइंड करेंगे इसको, देखो हमें पता है कि जो ए क्रॉस बी होता है ना, जो ए क्रॉस बी होता है उसका मैग्नीट्यूड तो होता है ए डॉट बी साइन थीटा, और उसकी जो डायरेक्शन होती है ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है एन कैप जो होता है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर विच इज अलोंग द ए क्रॉस बी। और जो ए क्रॉस बी वेक्टर है ना, ए क्रॉस बी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज ये किसके परपेंडिकुलर होता है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर और नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो ए क्रॉस बी होता है ना, वो हमेशा ए के बी और बी के बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, दोनों की क्या होता है, परपेंडिकुलर। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, जो वेक्टर ए क्रॉस बी है, आप इस स्टेटमेंट पर ऐसे भी कह सकते हो भाई, मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये आपका वेक्टर बी है, तो ये प्लेन होगी जो ए और बी जिसके अंदर हैं, तो ये प्लेन वो है जिसके अंदर ए और बी हैं। तो ए क्रॉस बी हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जिस प्लेन में ए और बी हैं, जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, ए क्रॉस बी हमेशा उस प्लेन की परपेंडिकुलर होगा। तो अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी हमेशा परपेंडिकुलर होता है उस प्लेन के विच कंटेन ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एन कैप निकालना है। एन कैप कैसे निकालेंगे बेटा, एन कैप कैसे निकालेंगे, एन कैप किसके बराबर है, एन कैप किसके बराबर है। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करता हूँ तो ए क्रॉस बी था, इसको मैंने कैसे लिखा, पहले मैंने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखा। क्या लिखा मैंने, इसका मैग्नीट्यूड, और फिर इसकी डायरेक्शन में मैंने यूनिट वेक्टर लिखा। ये जो ए बी साइन थीटा है ना, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ही तो है। ठीक है, एन कैप अगर आपको निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करो, ए क्रॉस बी निकालो। ए क्रॉस बी निकाल के उस ए क्रॉस बी को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड से, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक यूनिट वेक्टर मिलेगा जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगा। और ए क्रॉस बी हमेशा ए के बी और बी के बी परपेंडिकुलर होता है। तो भाई आपको इस तरीके से ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। अगर दो वेक्टर दे रखे हैं तो डिटरमिनेंट मेथड यूज करके ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू।